फ्रेंड्स, मैं वर्षा स्वागत करती हूँ अपने चैनल यूनिक नॉलेज हब पर। स्वागत है आप लोगों का। तो आज का हमारा टॉपिक होगा अर्थक्वेक यानी भूकंप। भूकंप क्या है, आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि भूकंप के बारे में। भूकंप कैसे आते हैं, भूकंप किस तरीके के होते हैं, ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भूकंप। भूकंप क्या है? किसी भारी व आंतरिक कारणों के कारण से पृथ्वी के भूपृष्ठ धरातल पर कंपन होना भूकंप कहलाता है। यानी भूकंप सिर्फ पृथ्वी की धरती जो अपनी क्रस्ट है उसका कांपना ही भूकंप नहीं कहलाता है। जो अपनी पृथ्वी है इसके अंदर जो लेयर है, क्रस्ट, मेंटल कोर, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ी, उसके अंदर जो घटनाएं होती है, जो प्लेट्स टकराती है, उससे उससे जो हलचल होती है, कंपन होती है, या भारी जो अपनी क्रस्ट के ऊपर जो हलचल होती है, कंपन होती है, जैसे परमाणु बम से विस्फोट होना, या फिर कोई डैम गिर गया, या कोई प्रशिक्षण करके देख लेना, इन सब चीजों से जो भी कंपन होती है अपने धरातल पर, उसको हम भूकंप कहते हैं। ठीक है। जो हमारे भूकंप है वे ज्यादातर 70 किलोमीटर की गहराई पर आते हैं। ये ज्यादातर आते हैं अपने मिनिमम अपने हम कर सकते हैं इसको 70 किलोमीटर और मैक्सिमम हम 200 किलोमीटर। इसके बाद आता है कि भूकंपीय तरंगे। ये भी पूछ जाती है भूकंपीय तरंगे क्या होती है, जिसको सेismic फोकस, हाइपोसेंटर और अवकेंद्र भी कहते हैं। जो अपनी पृथ्वी है यहाँ पर जहां से भूकंप शुरू होता है, जो मूल फोकस होता है, जो जहां पर भूकंपीय तरंगे शुरू होती हैं, पैदा होती हैं, उसको बोलते हैं भूकंपीय तरंग यानी सेismic वेव। इसी को हम हाइपोसेंटर कहते हैं, इसी को अवकेंद्र कहते हैं। जहां पर भूकंपीय तरंगे मूल रूप से शुरू होती हैं, पैदा होती हैं, उसे बोलते हैं भूकंपीय तरंगे। अब जब ये भूकंपीय तरंगे 90 डिग्री के एंगल पर ऊपर जाएंगी और तब हमें भूकंप का अनुभव होगा, तब इसको बोलते हैं अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर। हमें भूकंप किस लेयर पे फील होता है? क्रस्ट पे। ये क्रस्ट पे कब फील होता है? जब 90 डिग्री के एंगल पर वो हमें फील होती है, 90 डिग्री के एंगल के ऊपर सीधे ऊपर आती है भूकंपीय तरंगे, तब हम उसका अनुभव करते हैं, तब वो हमारी कहलाती है अधिकेंद्र भूकंपीय तरंगे। ठीक है। फिर आता है समभूकंप। समभूकंप आइसोसेसिमल लाइंस भी बोलते हैं। समभूकंप क्या होता है? मानो किसी दो जगह पर भूकंप आई है, लेकिन दोनों जगह स्पीड भी सेम है और जो नुकसान हुआ भूकंप आने से वो भी सेम हुआ है, तो उसको जिस लाइन से शो करेंगे वो आइसोसेसिमल लाइंस होती है। जैसे एग्जांपल डायग्राम से समझो, मान लो ये अपना बहादुरगढ़, ये है रोहतक, यहाँ पर भी स्पीड सेम थी भूकंप की और रोहतक में भी सेम थी। मान लो अगर यहाँ भूकंप इतनी तेज स्पीड से आया, 10 किलोमीटर पर की स्पीड से आया, यहाँ पर क्या हुआ? पेड़ गिर गए, नुकसान हुआ, और यहाँ पर भी रोहतक में भी पेड़ गिरा, नुकसान भी सेम हुआ, स्पीड भी सेम आई है, तो इस भूकंप को क्या बोलेंगे? समभूकंप यानी आइसोसेसिमल लाइंस। फिर आता है होमोसेसिमल लाइंस। होमोसेसिमल लाइंस क्या होती है? यानी स्पीड सेम रहेगी भूकंप की दोनों जगह, लेकिन नुकसान कम ज्यादा हो सकता है। मान लो बहादुरगढ़ में तेज आया, रोहतक में भी तेज आया। बहादुरगढ़ में सिर्फ पेड़ गिरा, घर नहीं गिरे। रोहतक में क्या हुआ? घर गिर गए। ठीक है। यहाँ पर घर भी गिर गए, यहाँ घर नहीं गिरा। स्पीड भूकंप की सेम थी रोहतक में भी बहादुरगढ़ की, लेकिन नुकसान कहां पर हुआ ज्यादा? नुकसान कहां पर हुआ? रोहतक में, बहादुरगढ़ में नहीं। तो जहां पर स्पीड सेम रहेगी और अपना जो लॉस होगा वो कम ज्यादा हो सकता है, तो उस स्थिति में भूकंप को क्या बोलेंगे हम? सहभूकंप यानी होमोसेसिमल लाइंस। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है जड़ता का सिद्धांत। जड़ता का सिद्धांत हमारी भूकंपीय रचनाओं पर आधारित है। ठीक है। यह सिद्धांत बहुत पूछा जाता है कि जड़ता का सिद्धांत किस पर आधारित है? ये भूकंपीय रचनाओं के आधार पर स्थित है। ठीक है। और जितने भी हमारे भूकंप है वो हमें खास फील होते हैं, कहाँ अनुभव करते हैं हम अपनी क्रस्ट लेयर पर फील करते हैं, यानी
लिथोस्फीयर पे, क्रस्ट को हम स्थल मंडल को लिथोस्फीयर भी बोलते हैं, ठीक है। लिथोस्फीयर पर जितने भी प्राकृतिक भूकंप है वे कहाँ आते हैं, लिथोस्फीयर पे आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे भूकंप की जो वेव्स हैं, पी वेव्स, एस वेव और एल वेव्स, अब उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। भूकंपीय तरंगों के प्रकार। भूगर्भीय तरंगे, भूकंपीय तरंगे दो प्रकार की होती है। पहली भूकंपीय तरंगे जिसे बॉडी वेव्स के नाम से जानते हैं, और दूसरी धरातलीय तरंगे जो सरफेस वेव के नाम से जानते हैं। भूगर्भीय तरंगे कौन सी होती है, जो हमारी अर्थ है, जो हमारी क्रस्ट है, जो इसके नीचे गर्भ के अंदर रहती है, जो हमारी क्रस्ट के नीचे मेंटल कोर के अंदर रहती है, उसको बोलते हैं भूगर्भीय तरंगे। कौन कौन सी होती है, पी और एस वेव। और जो हमारे सरफेस पे हमें फील होती है ऊपर जब भूकंप आता है, और भूकंप लाने का काम कौन करते हैं, एल वेव्स, ठीक है। पीएस वेव्स भूगर्भीय तरंगे, बॉडी वेव्स, एल धरातलीय तरंगे जिसे सरफेस वेव्स भी कहते हैं। जो पी तरंगे हैं वो एस वेव को जन्म देती है, पी वेव एस वेव को जन्म देती है। अब पहले पढ़ेंगे हम पी वेव्स के बारे में। पी वेव्स क्या है, पी वेव्स को प्राइमरी वेव्स के नाम से भी जाना जाता है, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के नाम से भी जाना जाता है, और अनुदैर्घ्य तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। जो पी वेव्स हैं ये पृथ्वी के अपने क्रस्ट के अंदर पाई जाती है, मेंटल कोर में। पी वेव्स सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म को इजीली कवर कर लेती है। ये सॉलिड फॉर्म में भी एंटर कर जाती है, लिक्विड फॉर्म में भी और गैस फॉर्म में भी। हमने कल स्ट्रक्चर में पढ़ा था, जो क्रस्ट है उसमें भी होती है, मेंटल है उसमें भी होती है, और कोर में भी। कोर के जो टू पार्ट्स थे अपने, आउटर कोर और लोअर कोर। आउटर कोर अपना कौन सा था, लिक्विड। लिक्विड फॉर्म में पी वेव्स एंटर कर पाती हैं, और जो सॉलिड फॉर्म कौन सी थी अपनी, जो इनर लोअर कोर था वो कैसा था, वो सॉलिड था। तो जो हमारी पी वेव्स है वो सॉलिड और लिक्विड और गैस तीनों अवस्था से गुजर सकती है। ये कैसी होती है, ये इस तरीके की लाइंस होती है, सीधी रेखा होती है, इस तरीके से, इस तरीके से चलती है अपनी पी वेव्स। इनकी जो स्पीड है वो होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ये इनकी नॉर्मल स्पीड है, एवरेज स्पीड। जब ये लिक्विड फॉर्म में एंटर करती है, लिक्विड फॉर्म में एंटर करते करते ये अपनी मैक्सिमम स्पीड पर पहुंच जाती है। इनकी मैक्सिमम स्पीड होती है 13.8 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको हम 14 किलोमीटर भी लिख सकते हैं, 13.8 को, ठीक है। पी तरंगे हैं, जो पी तरंगों में अपना जो पदार्थ होता है वो आगे पीछे हिलता रहता है। पी तरंगों में पदार्थ आगे पीछे हिलता है, ठीक है। जो भी अपना मटेरियल है, अब पढ़ेंगे एस वेव्स, ठीक है। एस वेव्स, एस वेव्स को सेकेंडरी वेव के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंडरी वेव्स, द्वितीयक वेव, अनुप्रस्थ वेव, और ट्रांसवर्स वेव। और गौण तरंग, ये सारे किसके नाम है, एस वेव। एस वेव को हम सेकेंडरी वेव, द्वितीयक वेव, अनुप्रस्थ तंग, ट्रांसवर्स तंग, गौण तरंग, इन सब के नाम से जानते हैं एस वेव्स को।
एस वेव्स क्या है, हमने पी वेव्स पढ़ी थी कि वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फॉर्म में एंटर कर जाती है, लेकिन जो हमारी एस वेव है ये ओनली सॉलिड फॉर्म में एंटर करती है। ये जैसे ही लिक्विड और गैस में एंटर करेगी, लिक्विड और गैस फॉर्म में इसने एंटर की, ये उधर क्या हो जाएगी, इनविजिबल हो जाएगी, लुक, यानी उधर दिखेगी ही नहीं। ये भी कैसे हमारी भूगर्भीय तरंग है, ठीक है। ऐसे को जन्म कौन देता है, पी वेव, और ये भी अपनी कोर का मेंटल के अंदर रहती है। जो हमारी कोर है, कोर का जो आउटर कोर है वो किस फॉर्म में, हमारा लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, इसलिए हमारी पी वेव्स एंटर करते हैं, क्योंकि एस वेव्स तो क्या हमारी लिक्विड फॉर्म में इनविजिबल हो जाती है, ठीक है। जो एस वेव है उनकी स्पीड क्या है, 4.5 किलोमीटर पर सेकेंड टू 6 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये स्पीड है हमारी एवरेज और ये स्पीड है हमारी मैक्सिमम। तो ध्यान करो, पी वेव्स की हमने कितनी की थी, एवरेज 8 किलोमीटर पर सेकेंड और मैक्सिमम 13.8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 किलोमीटर पर सेकेंड। पी वेव्स और एस वेव्स दोनों का डिफरेंस कितना पूछा जाता है तब, तो 3 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये थी हमारी एस वेव्स। जो एस वेव्स है, हमारी एस तरंगे होती है यूं, इस तरीके से। ये कैसी होती है, ये लंबी होती है, ऊपर नीचे होती है, दाएं बाएं होती है। कौन, हमारी एस वेव। ये प्रकाश और जल में सीधी दिखाई देती है, समान दिखाई देती है, ठीक है। ये थी हमारी एस वेव्स। जो एस वेव्स है, इसका जो छाया मंडल होता है, जो शैडो जोन है, वो सबसे ज्यादा विस्तृत होता है, यानी पी का भी कम है, सबसे ज्यादा जो शैडो जोन हाई होता है वो एस वेव्स का होता है। पी और एस वेव्स का छाया मंडल टोटल कितना होता है, 103 से लेकर 143 डिग्री तक। ये था इसका शैडो जोन, ठीक है। पी वेव्स, एस वेव हमारी कंप्लीट हुई। अब हम पढ़ेंगे एल वेव्स, ठीक है। एल तरंगे है, सबसे पहला क्वेश्चन है एल तरंगे कैसे बने। जो पी और एस वेव्स कैसी थी, बॉडी वेव्स, सरफेस वेव्स। एल, एल कैसी वेव है, सरफेस वेव। जो पी और एस वेव है, ये दोनों किसी रॉक से टकरा कर कोई भी क्रिया करेंगी, अंतर क्रिया करेगी, किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप बनाएगी, तब जन्म होता है एल वेव्स का, यानी सरफेस वेव्स का, ठीक है। जो एल वेव्स है, इसको और किन किन नामों से जाना जाता है, सरफेस वेव, धरातली तरंगे, इसको जाना जाता है काया तरंग, रैले तरंगे, और किस नाम से जाना जाता है इनको, पृष्ठीय तरंगे, पृष्ठीय तरंगे, धरातलीय तरंगे और लॉन्ग वेव्स। ये सारे नाम किसके हैं, एल तरंग के। एल तरंग का जन्म कैसे होता है, जब पी वेव्स, एस वेव, जब बॉडी वेव्स किसी भी रॉक से रिलेशन बनाए, अंतर क्रिया करे, तब हमारी एल तरंगों का जन्म होता है। एल तरंगों को काया तरंग, रैले तरंग, पृष्ठीय तरंग, धरातलीय तरंग, लॉन्ग वेव, ये सब नामों से जाना जाता है। ये नाम इसको किसने दिए थे, एच डी लव ने। एच डी लव एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस सारे नाम दिए इन तरंगों को, ठीक है। अब बारी आती है, जो एल वेव्स है वे कहाँ फील होती है, जो एल वेव्स है वे हमें अपने सरफेस पर फील होती है। जो एल वेव्स है ये भी पी वेव की तरह सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म के साथ गुजर सकती है, पार कर सकती है, लेकिन इनमें प्रॉब्लम क्या है, ये अधिक गहराई में नहीं जाएंगे, गहराई में जाते ही इनविजिबल हो जाएंगे। ये हमें फील कहाँ होगी, हमारी ऊपरी लेयर पर, क्रस्ट के ऊपर। इनका अनुभव कहाँ किया जाता है, क्रस्ट के ऊपर, जब भूकंप आता है, ठीक है। ये तीनों फॉर्म से गुजर सकती है, लेकिन हमें फील होगी एल तरंगे क्रस्ट पर, क्यों, क्योंकि ज्यादा गहराई में ये इनविजिबल हो जाएंगे, फिर चाहे सॉलिड फॉर्म हो, लिक्विड फॉर्म हो या गैस फॉर्म हो। ये जो तरंग है, जो भूकंप लाने का काम है, जो खतरनाक भूकंप आते हैं वो काम करती है एल वेव्स। हमारी क्रस्ट पर भूकंप कौन लाती है, एल वेव्स। हमने वो एपिसेंटर पढ़ा था ना, कुछ इस तरीके का डायग्राम था कि 90 डिग्री के एंगल पर जब वो भूकंप आता है तो उसे एपिसेंटर कहते हैं। तो ये भूकंप लाने का काम करती है हमारे क्रस्ट पर, जो हमें अनुभव होता है एल तरंगे, ठीक है।
जो समुद्र में सुनामी आती है एकदम से, बड़े बड़े जितने भी खतरनाक भूकंप आए हैं, जैसे गुजरात का भूकंप था जो 26 जनवरी 2001 को आया था, ठीक है, वो भूकंप खतरनाक था। वो किसके काम थे? वे एल तरंगे काम करती है। समुद्र में जो भूकंप आते हैं वे एल वेव्स करती है सारी, ठीक है। जो एल वेव्स है इनकी स्पीड कितनी होती है? एल वेव्स की स्पीड होती है, इसकी एवरेज स्पीड होती है 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड, और जो इसकी मैक्सिमम स्पीड होती है वो होती है 3 किलोमीटर पर सेकेंड। ये सबसे खतरनाक तरंगे मानी जाती है वेव्स इन तरंगों को, क्योंकि जितने भी भूकंप है, खतरनाक से खतरनाक भूकंप, सारे भूकंप ये तरंग लेके आती है, एल वेव्स। जितने भी खतरनाक भूकंप आए हैं वो सारे के सारे आज तक का सबसे बहुत खतरनाक भूकंप जो लाई गई है वो तरंग एल लेके आई है, ठीक है। ये थी हमारी एल तरंग है, एल वेव्स। ये कैसी है? क्षैतिज गति यानी हॉरिजॉन्टल रहती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल होती है, कुछ इस तरीके की होती है, इस तरीके की ये वेव्स होती है, ठीक है। एच डी ने कहा था कि ये जो तरंग है कैसी है, जैसे हम कुछ शांत पानी में कोई तालाब हुआ, तालाब में जब हम कोई पत्थर फेंकते हैं तो जैसे पत्थर जो फिर उस तालाब में जो कंपन उत्पन्न होगी उस तरीके का काम करती है एल वेव्स। ये बात किसने कही थी? एच डी लव ने। किधर गया? गिरा, एच डी लव ने कही थी ये बात। जो हमारे भूकंप है इसको मापने का यंत्र कौन सा है? भूकंप मापने का यंत्र सिस्मोग्राफ। यहाँ लिख देती हूँ, भूकंप मापने का यंत्र सिस्मोग्राफ। पैमाने स्केल, भूकंप मापने के स्केल। तो 1883 में पहला स्केल दिया रोसी फेरल पैमाना, ठीक है। तो फेरल ने जो पैमाना दिया ये कैसा पैमाना था? व्यक्तिनिष्ठ। व्यक्तिनिष्ठ पैमाना कैसे था कि जब भी भूकंप आता था, ये भूकंप मापने के लिए कुछ ना कुछ देते थे कि कहाँ भूकंप आया, तो एक लेटर में लिख के देते थे कि मतलब पर्सनली जाके भेजते थे कि हाँ लो मैं तेरे पास दे रहा हूँ, तू उधर पहुंचा दे, तो उधर पहुंचा दे। कोई गूगल या कोई स्कीम नहीं थी कि ऐसे उस संदेश को पहुंचा दे। तो कैसा पैमाना था? व्यक्तिनिष्ठ और अवैज्ञानिक पैमाना था। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 1902 में गाइसेप और मर्केली पैमाना आया। गाइसेप मर्केली पैमाना, गाइसेप ने क्या किया? जो रोसी फेरल पैमाना था इसमें कुछ चेंजेस किए। गाइसेप ने रोसी फेरल पैमाने में कुछ चेंजेस किए, तब इस पैमाने को प्रकट किया, ठीक है। फिर 1931 में वुड और फ्रैंक न्यूमैन आए। वुड फ्रैंक न्यूमैन ने क्या किया? इसमें चेंज किया, इसने भी चेंज किया। पहले चेंज किया गाइसेप मर्कली ने, गाइसेप मर्कली के बाद वुड फ्रैंक आए 1931 में, उन्होंने चेंज किया और इसके 12 स्तर बांटे, 1 से लेकर 12 लेवल, 12 लेवल में इसको बांटा, ठीक है। 12 लेवल में बांट कर इसने क्या किया? इसको नाम दिया मर्कली पैमाना। वुड और फ्रैंक न्यूमैन ने 1931 में 1902 वाले में चेंज करके इसको मर्कली पैमाने का नाम दिया, ठीक है। इसमें 12 स्तर थे। इस स्केल में टोटल 12 लेवल्स थे। इन्होंने बताया कि जब भी भूकंप आने वाला होता है तो एक रेडोन गैस थी वो बढ़ जाती है। जिस भी क्षेत्र में भूकंप आने वाला होता है तो उसका पहले पता लग जाता है। कैसे? क्योंकि वहां जिस क्षेत्र में भूकंप आने वाला होता है वहां की जो रेडोन गैस है वो हाई हो जाती है। रेडोन गैस की क्वांटिटी जैसे ही हाई होती है तो अलर्ट हो जाते हैं कि हाँ भूकंप आने वाला है। ये बात इन्होंने बताई वुड, फ्रैंक और न्यूमैन ने इन 12 लेवल्स में। अब इसके बाद रिक्टर पैमाना, ये जो पैमाना था ये 1935 में दिया था चार्ल्स रिक्टर ने। इस पैमाने में क्या था? 0 से लेकर 10 तक की संख्याएं थी, ठीक है। ये 10 संख्याएं कैसे थी कि प्रत्येक संख्या क्या करती है? अपने से 10 गुना को ज्यादा दिखाएगी। कैसे? जैसे 1 है, 1 किसको रिप्रेजेंट करेगी? 10 को। 2 आई, 2 जो पिछले वाली संख्या उससे डबल करेगी। 10 है तो ये 100 करेगी, 10 गुना। 3000, 4 10,000, इस तरीके से ये 1935 में चार्ल्स रिक्टर ने दिया। 1 से लेकर इसमें 10 तक की संख्याएं आई। और उसके बाद क्या हुआ? फिर गुटेनबर्ग आए। गुटेनबर्ग 1956 में आए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस चार्ल्स रिक्टर पैमाने में कुछ चेंजेस किए, संशोधित किया।
जर्मनी। फिर उन्होंने दोबारा इस क्वेश्चन शोधित किया 1967 में। तब जाके ये पैमाना तैयार हुआ, 0 से लेकर, जिसमें 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं थी और प्रत्येक संख्या अपने से 10 गुना को ज्यादा दिखाएगी। ठीक है, अब बारी आती है सबसे जो भूकंप था, खतरनाक भूकंप, वो कब आया था लास्ट, जो रिपब्लिक डे वाले दिन आया था। ये पूछा जाता है, ये आया था 26 जनवरी को 1901, सॉरी 2001। आज से आपका विश्व वितरण कि विश्व में भूकंप कहाँ आता है। सबसे पहले प्रशांत महासागर पेटी, जो प्रशांत महासागर पेटी है, इसमें विश्व के 68% भूकंप इसी पेटी में आते हैं। विश्व का 68% भूकंप प्रशांत महासागर पेटी में आते हैं। भूकंप भी, ज्वालामुखी भी, ये सारी घटनाएं इसमें होती है। प्रशांत महासागर पेटी को फायर रिंग्स भी कहते हैं, फायर ऑफ रिंग्स। ये पेटी कहां से कहां तक फैली हुई है? ये पेटी शुरू होती है एशिया के, इसको यहां लिखते हैं, पूर्वी एशिया के तोंचा द्वीप समूह, तोंचा द्वीप, फिर जापान, फिर फिलीपींस, फिर हिंद एशिया, फिर न्यूजीलैंड तक ये पेटी फैली हुई है। अड़सठ % भूकंप इसी पेटी पर आते हैं। इसी पेटी को फायर ऑफ रिंग्स कहते हैं। इसी पेटी में ये पेटी पूर्वी एशिया के तोंचा द्वीप समूह से लेकर जापान, फिलीपींस, हिंद एशिया द्वीप, न्यूजीलैंड, यहाँ तक फैली गई है। ठीक है, सबसे ज्यादा पूरे विश्व में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है फायर ऑफ रिंग्स कहाँ पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर पेटी को कहते हैं। अब बारी आती है मध्य अटलांटिक पेटी। जो हमारी पिछली पेटी थी प्रशांत पेटी, वो कैसी थी? अभिसारी। उसमें क्या थी? प्लेटें टकराती थी। ये मध्य अटलांटिक पेटी उसके अपोजिट है। ये कैसी है? ये अपसारी प्लेटों से बनी है। इसमें प्लेट्स क्या करती है? एक दूसरे से दूर भागती है इस तरीके से। मध्य अटलांटिक जो अटलांटिक महासागर है, उसमें क्या है? एक ऐसा आकार की बड़ी सी कटक है ऐसे। इसमें भूकंप आते हैं। इसमें भूकंप आते हैं अपने, ज्वालामुखी भी आती है। ज्वालामुखी से जो विस्फोट होते हैं वे भी इसी ऐसा आकार की कटक में होते हैं। इसे पूर्वी अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी के नाम से भी जाना जाता है। मध्य अटलांटिक पेटी में कैसी पेटी है? अपसारिक प्लेट है। इसमें ऐसा काफी कटक पाई जाती है, जिसमें भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं। ये पूर्वी अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी है मध्य अटलांटिक पेटी के अंदर। इसके बाद आती है मध्य महाद्वीपीय पेटी। ये जो पेटी है, इस पेटी में आते हैं भारत के 21, विश्व के 21% भूकंप इस पेटी में आते हैं। जो मध्य महाद्वीपीय पेटी है, ये अफ्रीका के पश्चिम केप वर्ड द्वीप, पुर्तगाल के भूमध्य सागर व आल्प्स पर्वत व एशिया तक है। तो इसके अंदर कौन कौन सा है? अफ्रीका, यूरोप और एशिया, तीनों भागों को कवर करती है। ये जो पेटी है, इसमें भ्रंश मूलक और संतुलन मूलक भूकंप आते हैं। यानी जो भ्रंशों के जो प्लेट्स इधर उधर होने से आते हैं, जिनका संतुलन बिगड़ जाता है, जो भूकंप तब आते हैं, वे इस पेटी में आते हैं, मध्य महाद्वीपीय पेटी में। इसमें साउथ इंडिया के सबसे कम भूकंप आते हैं। हमारा भारत भी इसी पेटी में आता है। भारत कौन सी पेटी में आता है? मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंदर आता है भारत। हिमालय पर्वत पर जितने भी भूकंप आते हैं, वे भी इसी पेटी के अंदर आते हैं। हिमालय पर्वत किस पेटी में आता है? मध्य महाद्वीपीय पेटी में। भारत के भूकंप, भारत में सबसे ज्यादा भूकंप किस पर आते हैं? हिमालय पर्वत पर सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। नंबर 1 पर हिमालय पर्वत ऐसा पर्वत है, एक नया पर्वत माना गया, नवीन पर्वत। ये जो पर्वत है, ये आज भी ऊपर उठ रहा है। ठीक है, ऐसा कौन सा पर्वत है जो आज भी ऊपर उठ रहा है? हिमालय पर्वत। सबसे ज्यादा भूकंप भारत में किस क्षेत्र पे आते हैं? तो हिमालय पर्वत पर। और सेकंड नंबर पर आते हैं भारत के उत्तरी विशाल मैदानों पर, दूसरे नंबर पर। और सबसे कम भूकंप प्रायद्वीप पठार पर। प्रायद्वीप कम नहीं, तो आज तक कोई भूकंप प्रायद्वीप पठार पर आया ही नहीं है। यहाँ पर कोई भी भूकंप नहीं आता है, कोई भूकंप नहीं। उत्पत्ति के आधार पर भूकंप को 2 भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक भूकंप और कृत्रिम भूकंप। प्राकृतिक भूकंप में आता है इन्वायरमेंट, इसमें मानव का कोई रोल नहीं होता है। कृत्रिम भूकंप में जो मानव के द्वारा जो भूकंप लाए गए होते हैं। मानव के द्वारा कैसे? जैसे कोई विस्फोट हो गया, परमाणु विस्फोट हो गया, कोई डैम गिर गया, इस तरीके के जो भी भूकंप है वो कृत्रिम भूकंप कहलाते हैं। और जो प्राकृतिक द्वारा भूकंप आते हैं उसे प्राकृतिक भूकंप कहते हैं। इसके अंदर आते हैं ज्वालामुखी भूकंप। ज्वालामुखी भूकंप जो वोल्केनो की ज्वालामुखी से जो भूकंप हिलती है, हमारी कंपन पैदा होती है, उसको बोलते हैं विवर्तनिक प्लेट। विवर्तनिक भूकंप प्लेटों की वजह से आते हैं। समस्थितिक भूकंप, ये जब संतुलन बिगड़ जाता है तब आते हैं। जब भू संतुलन
बिगड़ जाता है, बिगड़ने की वजह से। द्वितलीय भूकंप जब 300 से 750 किलोमीटर की गहराई पर जो भूकंप आते हैं उसे द्वितलीय भूकंप कहते हैं। 300 से 750 किलोमीटर की गहराई पर जो भूकंप, उसे कहते हैं द्वितलीय भूकंप। ज्वालामुखी भूकंप कब आया था भारत में? 1883 में क्राकाताऊ में। ठीक है, तो ये हमारे उत्पत्ति के आधार पर भूकंप, प्राकृतिक भूकंप उद्गम क्षेत्र की गहराई के आधार पर जो भूकंप है उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहले है उथले उथले और साधारण भूकंप। जो साधारण भूकंप है तो कितनी गहराई तक आते हैं? वे आते हैं 70 किलोमीटर की गहराई तक। फिर सेकंड पे आते हैं मध्यवर्ती भूकंप, जो मतलब एवरेज भूकंप है, वो कितने किलोमीटर की गहराई तक आते हैं? वे आते हैं 70 किलोमीटर से 320 किलोमीटर की गहराई पर। फिर आते हैं गहरे भूकंप। गहरे भूकंप जिसे द्वितलीय भूकंप भी कहते हैं, 720 किलोमीटर की गहराई के आसपास। ठीक है, देखो अगर यहाँ तक वीडियो समझ आ रही हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और मुझे एक क्वेश्चन का आंसर और बताना जाने से पहले कि जो गुटेनबर्ग था उसने रिक्टर पैमाने को कब संशोधित किया था। ठीक है, चल अब आगे बढ़ते हैं। स्थिति के आधार पर भूकंप। स्थिति के आधार पर भी 2 प्रकार के भूकंप होते हैं, स्थलीय भूकंप, समुद्री भूकंप। स्थलीय भूकंप कौन से होते हैं? जो अपने स्थल पर आ रहे हैं, क्रस्ट पर, जैसे देशों में, महाद्वीपों पर जो भूकंप आते हैं वो कैसे भूकंप है? स्थलीय भूकंप। फिर आते हैं समुद्री भूकंप। जो भूकंप समुद्र के अंदर आते हैं, सुनामी लाते हैं, उसे बोलते हैं समुद्री भूकंप। लास्ट समुद्री भूकंप कब आया था? 26 दिसंबर 2004 में आया था। ठीक है, ये है समुद्री भूकंप। तो आज का टॉपिक हमारा खत्म हुआ। अर्थक्वेक हमने ये पूरा चैप्टर अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, तो अगला कंटेंट हमारा रहेगा वोल्केनो। ठीक है, थैंक यू।